हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले साल CUET UG 2022 में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या है? कंसीडर द वन मोलर एक्वस सॉल्यूशन। वन मोलर यानी कि सबका मोलरिटी सेम दिया हुआ है, तो इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसा आपको पता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होगा, सोडियम क्लोराइड में 2 होगा, MgCl2 का जब डिसोसिएशन होगा 3 होगा, 1 Mg2 प्लस एंड 2 Cl माइनस। AlCl3 में 4 हो जाएगा, 3 Cl माइनस और 1 Al3 प्लस। Al2SO4 का होल 3 में 5 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? EDCBA। EDCBA किस में है? सी में है, यानी 1 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर मिलीलीटर में है, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो इसको मिलीलीटर में ले लेंगे। तो मिलीलीटर में अगर होगा तो इंटू 1000 होगा। अब वैल्यू पुट कर दो। मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल दिया हुआ है, मास है 5 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास NaOH के निकाल देंगे तो 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 450, इतना मोलर हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी 0.278। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन विथ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन अनराइप मैंगो। ठीक है, कच्चा आम का अचार बना रहे हैं कंसनट्रेटेड सॉल्ट में डुबो करके। ठीक है, तो जो अचार होता है वो ड्राई हो जाता है। स्प्रिंकल मतलब ड्राइनेस, ड्राई। ठीक है, तो ड्राई हो रहा है मतलब जरूरी से पानी निकल रहा है। तो पानी निकल रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है, क्योंकि जो आम का जो ऊपर वाला लेयर जो होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स का काम करता है। तो यहाँ जो वाटर है H2 जो है ये बाहर हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे बाहर होगा? जब इसको सॉल्ट वाटर में, ठीक है, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो H2O जो है वो आम से बाहर आ जाएगा अचार बनने की प्रक्रिया में। तो ऑस्मोसिस होता है, यानी कि वाटर लॉस होता है। इट लॉसेस वाटर वाया ऑस्मोसिस, यानी 4 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडिंग ए सॉल्ट टू वाटर लीड्स टू इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट। जब सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं, सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं वाटर में, तो सॉल्ट क्या होता है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्ट जो है वो क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो बेसिक सा कंसेप्ट है कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, इसीलिए इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, यही करेक्ट आंसर होगा 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्ट इज यूज टू क्लियर स्नो ऑन द रोड कवर्ड विथ स्नो। सॉल्ट, फिर यही बात हो गया, वही कंसेप्ट यहाँ भी है, ये भी यहाँ सॉल्ट है मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगा, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से, ठीक है, रोड जो होता है वो क्लियर हो जाता है। वो क्या करता है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, इसीलिए इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी 6 का आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही आसान, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर नहीं होता है।
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा क्योंकि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है। करेक्ट 7 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन कौन शो करेगा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होगा, यानी ए और बी का जो इंटरेक्शन होता है दो कंपोनेंट का, वो ग्रेटर देन होता है ए एंड बी से, ठीक है। तो जब दोनों को मिक्स करने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो किसमें स्ट्रांग होता है इसमें से, ये तो ऑलरेडी वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथानॉल में बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों का पहले ही हाई है। तो ए और बी का हाई हो जाएगा ए बी से, यहाँ भी इथानॉल का हाई हो जाएगा, ठीक है। ए का यहाँ पे हाई है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो एसीटोन में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया एसीटोन। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, HCCl Cl, ठीक है, CHCl3। तो यहाँ पर H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के कारण वेपर प्रेशर घट जाता है इसलिए नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ही होगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। तो 8 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट। के एच को कहते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, दिया हुआ है सबका वैल्यू। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका सॉल्युबिलिटी जो होता है वो कम होता है। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अलग अलग गैसेस का हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो लोअर द वैल्यू ऑफ के एच मोर इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। के एच का वैल्यू जिसका जितना कम होगा उतना सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। तो सबसे कम किसका है, 1.83 इंटू 10⁻⁵ किसका है, HClO का है। तो HClO का सॉल्युबिलिटी वाटर में सबसे ज़्यादा होगा, यानी या तो बी सी होगा या तो डी होगा, ठीक है। ये दोनों तो खत्म हो गया यहीं पे कहानी। अब बाकी को चेक करना है, CH4 और CO2 ये दोनों को चेक कर लेंगे तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। CH4 का कितना है 0.413 और CO2 का कितना है 1.67। तो CH4 का कम है, तो जिसका कम होगा उसका ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा, यानी करेक्ट आंसर 9 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, इफ ए सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, चूंकि वेपर प्रेशर बढ़ जाता है इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए डेल वी मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो, डेल एच मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो और डेल वी मिक्सचर भी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। यानी दोनों पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा वाटर इंक्रीजेज। कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 क्या है, गैस है। गैस को किस में डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर में। तो जब गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो सबसे पहले गैस का कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के थ्रू ही सॉल्युबिलिटी गैस डिजोल्व होगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन होता है कब, जब टेम्परेचर लो होता है, यानी कंडेंसेशन फेवर करता है लो टेम्परेचर में। यानी गैस को जब डिजोल्व करेंगे लिक्विड में तो ये फेवर होगा लो टेम्परेचर में, यानी डिक्रीज इन टेम्परेचर में, ठीक है। और साथ ही साथ प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो गैस जो होगा वो ज़्यादा कंडेंस होता है। कंडेंसेशन फेवर होता है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे, ठीक है। हेनरी लॉ से भी देख सकते हैं कि हाई प्रेशर पे गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो 11 का सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर O2 इन वाटर। KH का वैल्यू दिया हुआ है। KH बेटा कितना दिया हुआ है 46.82 बार, ठीक है। जो जो दिया हुआ है लिख दो और फॉर्मूला लगा दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है एयर में कितना दिया हुआ है 0.21। वाट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब वाटर में मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, कितना डिजॉल्व होगा ऑक्सीजन, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 2.026 बार प्रेशर एट 298 केल्विन, ठीक है। तो ये टोटल प्रेशर दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 0.21 ये प्रेशर ये गैस में नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, ये ध्यान, सॉरी सॉल्यूशन में नहीं दिया हुआ, ये गैस में है यानी एयर में है, ठीक है। और एयर का टोटल प्रेशर दिया हुआ है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझना है, 2.026 बार, ठीक है। हमको क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो हेनरी लॉ अप्लाई करेंगे, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सॉल्यूशन, इसको मान लेते हैं XO2 डैश, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, यही तो कैलकुलेट करना है, व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन वाटर, तो वाटर में ये मोल फ्रैक्शन निकालना है, X-O2 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय KH, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, गैस में गैस लॉ अप्लाई करेंगे तो डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैसियस फेज इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर दिया हुआ है 2.026 बार, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन एयर में दिया हुआ है 0.21, तो 0.21 इंटू 2.026 इतना बार हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, तो 0.21 इंटू 2.026 डिवाइडेड बाई KH का वैल्यू 46.82, इसको सॉल्व कर दो, 0.009 के लगभग में आएगा, यानी 12 का आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होता है, ऐसा कंपोजिशन दो लिक्विड के बीच में, ठीक है, दो लिक्विड में दोनों का कंपोजिशन इस तरह से रखते हैं कि दोनों जो होगा वो सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, यानी दोनों का वेपर जो होगा, वेपर फेज में कंपोजिशन और लिक्विड फेज में कांस्टेंट होगा, ठीक है, यही डेफिनेशन होता है एजियोट्रॉप्स का, या इसी को हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भी कहते हैं, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पे बॉयल करता है। और ये जो एजियोट्रॉप्स बनता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही होता है, यानी जिसमें या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या तो नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है, उसी में एजियोट्रॉप्स बनेगा। अब स्टेटमेंट पर आते हैं, ऑप्शन ए में क्या है, दे आर बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड, करेक्ट है ये, ठीक है, हमको इनकरेक्ट चुनना है, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। द कंपोजिशन रिमेन सेम इन लिक्विड एंड वेपर फेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, सेम तो रहेगा ही, ये भी स्टेटमेंट सही है। द कंपोजिशन कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यही गलत होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कब सेपरेट करते हैं, जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, और जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इम्पॉसिबल है, बहुत ही डिफिकल्ट है दोनों को सेपरेट करना, ठीक है। तो थर्ड का तो आंसर सही हो जाएगा सी, लेकिन चेक कर लेते हैं डी को भी, दे शो डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो रॉल्स लॉ जो जिसमें डेविएशन होगा उसी में होगा, इसलिए ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, किसका वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे अधिक होगा उसी में वांट ऑफ फैक्टर सबसे अधिक होगा। ए में क्या है, पोटासियम का 2, सल्फर का 1 आयन, टोटल 3 आयन है, MgSO4 में 2 आयन, KCl में 2, NaCl में 2, तो सबसे ज़्यादा आयन K2SO4 में है, इसलिए वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज़्यादा ए का होगा, यानी 14 का करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ये एक सॉलिड लाइन है, ठीक है, सॉलिड लाइन मतलब ये मिक्सचर के लिए है, ये डॉटेड लाइन प्योर कंपोनेंट के लिए है, अगर प्योर ए है या प्योर बी है तब, ठीक है। वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट में केवल एक कंपोनेंट है, इस पॉइंट में केवल बी कंपोनेंट है, या ए बी नहीं, यहाँ 1 2 दिया हुआ है, कंपोनेंट 1 मैक्सिमम है 100%, यहाँ 100% कंपोनेंट 2 है, ठीक है। बीच में दोनों का कुछ कुछ कंपोजिशन है। वेपर प्रेशर P0 ए का यहाँ है, लोअर है लाइन इसका, और P0 2 हायर लाइन है, यानी 2 जो होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है 1 से, यानी कंपोनेंट 2 ज़्यादा वोलाटाइल है, इसलिए उसका वेपर भी ज़्यादा है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका यही होना चाहिए, कंपोनेंट 2 इज मोर वोलाटाइल देन कंपोनेंट 1, तो करेक्ट आंसर ए होगा, लेकिन बाकी भी चेक करते हैं।
कंपोनेंट 1 इज मोर वोलाटाइल देन 2, ये तो इसका उल्टा है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट 1 इज लोअर देन कंपोनेंट 2, उल्टा होता है, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, उसका वेपर, जिसका इजीली वेपर बनता है वो जल्दी बॉयल करता है। ठीक है, तो ये भी उल्टा है, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। डी में क्या है, वोलाटिलिटी ऑफ ए कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन इन मोल फ्रैक्शन, ये भी इनकरेक्ट है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूट मान लेते हैं बी, तो उसका मास दिया हुआ है 18 ग्राम, जो जो दिया हुआ लिख लेते हैं। 1 kg ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं एम ए, ये दिया हुआ है 1 kg, kg में दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेज्ड टू, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी सॉल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये है 373.51 केल्विन। केबी का वैल्यू दिया हुआ है, केबी दिया हुआ है कितना 0.52 केल्विन, केजी पर मोल या एम लिख सकते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्योर सॉल्वेंट टी नॉट बी, ये दिया हुआ है 373.15 केल्विन। ठीक है, 81.013 बार। ठीक है, इस प्रेशर के कंडीशन में ये सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कह रहा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड ए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, एमबी पूछा जा रहा है। तो वेरी सिंपल, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना है, इसके पहले निकाल लेना होगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी 373.51 माइनस 373.15 केल्विन होता है ये। ठीक है, ये आ जाता है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 0.36 केल्विन लगभग ये आता है। ठीक है, चलिए अब हमको फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम। एम क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमको निकालना है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए, ये केजी में ही दिया हुआ है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सब वैल्यू पुट करिए। डेल्टा टी भी कितना हो गया 0.36, के भी कितना है 0.52, एम बी कितना है 18 ग्राम, एम स्मॉल एम बी, कैपिटल एम बी हमको निकालना है, एम ए दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, दोनों का 0.52 दो डिजिट के बाद है। ठीक है, तो एम बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम बी बराबर हो गया 52 गुना 18/36, 18 दूनी 36 और 26 दूना 52, 26 ग्राम पर मोल हो जाएगा। 16 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी एंड नॉर्मल ऑक्टेन। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा नॉर्मल ऑक्टेन है, नॉर्मल ऑक्टेन में ये अलग अलग कह रहा है कि सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा और कौन सबसे कम सॉल्युबल होगा, उसी को अरेंज करना है। तो नॉन भोला ये नॉर्मल ऑक्टेन जो हो गया वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ज़्यादा सॉल्युबल होगा, यानी जिसका पोलरिटी सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, और जो आयन होगा वो तो सबसे कम होगा, तो KCl जो होगा वो सबसे कम हो जाएगा, यानी बी सबसे कम किस में है भैया, बी या डी में। तो या तो बी ऑप्शन होगा या तो डी होगा। ठीक है, तो बी या डी में कोई एक होगा, यानी ए तो कट कर दो ऐसे ही, ए और सी खत्म हो गया कहानी। ठीक है, बी और डी में चेक करना है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ए का है। ठीक है, तो ए दोनों में है। अब इसके बाद वाला मिल जाएगा डी और ई देखना है, डी और ई देखना है। तो सी एन में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है
और यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है जिस बॉन्ड में, वहाँ बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा होता है, और बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा होने के कारण डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, यानी ज़्यादा पोलर होगा। तो CH3NH2 का पोलरिटी ज़्यादा है, CH3Cn का कम है। तो CH3Cn जो होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा नॉर्मल ऑक्टेन में देन CH3NH2। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल A है, उसके बाद E है। ठीक है, इसके बाद क्या है, E है, यानी A के बाद E हो जाएगा, इसके बाद D होगा ही। ठीक है, इसके बाद ये होगा C होगा, चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो OH में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस NH से ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, और चूंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, इससे। ठीक है, और ये तो आयन है तो सबसे कम होगा। तो करेक्ट क्या होना चाहिए, तो करेक्ट होगा A, उसके बाद हो जाएगा E, उसके बाद होगा D, उसके बाद होगा C, और सबसे कम B, यानी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट ए सर्टेन प्लेस प्योर वाटर बॉइल्स एट, इतना प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, यानी T0B 99.725 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.69 मोलर सॉल्यूशन, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा रहा है। ठीक है, दिया हुआ क्या है भाई, m बराबर दिया हुआ, मोलालिटी दिया हुआ है 0.69 m। ठीक है, ये मोलालिटी दिया हुआ है। ठीक है, यूरिया सॉल्यूशन है, Kb का भी वैल्यू दे दिया है, Kb बराबर कितना है 0.513 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस kg पर मोल। ठीक है, या m लिख सकते हैं इसको। तो हमको क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो हमको जाना पड़ेगा डेल्टा टीबी के फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। डेल्टा टीबी बराबर Kb इंटू एम। चूँकि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए आई का फैक्टर यहाँ अप्लाई होगा नहीं। ठीक है, तो डेल्टा टीबी पहले निकालेंगे तो टीएस निकल जाएगा, डेल्टा टीबी निकाल लेते हैं। Kb कितना है 0.513, मोलालिटी है 0.69। ठीक है, और डेल्टा टीबी क्या होता है Ts माइनस T0B, तो Ts बराबर क्या हो जाएगा 0.513 इंटू 0.69 माइनस T0B दिया हुआ है 99.725 डिग्री सेल्सियस। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये 100 से ऊपर आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। कैलकुलेट कर लीजिएगा 100.079 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन, फिर यहाँ हेनरी लॉ पर क्वेश्चन आ गया। के एच बराबर क्या दिया हुआ है 36 किलो बार। ठीक है, 36 किलो बार, इसको बार में बदल देते हैं। किलो 10 का पावर 3 का फैक्टर होता है, 36 गुना 10 पर पावर 3 बार। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, लेकिन मोलरिटी में पूछा है, यानी मोलरिटी ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है क्या होगा वाटर में। ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर पे अंडर 1.8 बार। ठीक है, यानी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो दिया हुआ है 1.8 बार दिया हुआ है। तो करना क्या है भाई, अब यहाँ पे ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। हेनरीज लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बराबर KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ हम निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन लिक्विड, कितना आ जाएगा प्रेशर ऑफ O2 1.8 बार डिवाइडेड बाय KH 36 इंटू 10 पर पावर 36 इंटू 10 पर पावर 5 बार, बार बार कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाता है 5 इंटू 10 पर पावर 5 नहीं है, सॉरी, ये है 10 पर पावर 36 इंटू 10 पर पावर 3 है,
ऊपर जाएगा तो -3, ये माइनस से आएगा तो -4, ये चूँकि 1/2 आता है तो 5 किए तो एक और -5 हो जाएगा। 5 × 10⁻⁻5, ये हो गया ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यानी मोल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ वाटर। अब चूंकि मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का इतना लो है, ठीक है, कि O2 के मोल को हम वाटर के मोल के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स में क्या हो जाएगा, मोल ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ H2O। क्लियर। अब यहाँ से क्या करना है, मोलरिटी हमको निकालना है, तो मोलरिटी के लिए मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू मोल ऑफ वाटर। क्लियर। अब हमको मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी क्या होता है, मोल ऑफ, जिसका मोलरिटी निकालना होता है उसका मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। अब ये हो गया मोलरिटी ऑफ O2, मोलरिटी ऑफ O2। मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकल चुका है 5 × 10⁻⁻5, और मोल ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो वाटर के कारण ही है। ठीक है, यानी मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मोल ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये हो गया मोलरिटी ऑफ वाटर। और मोलरिटी ऑफ वाटर जो होता है ये होता है 55.56, इतना मोलर। ठीक है, अब ये कैसे आता है इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा सी, 2.775 × 10⁻³ मोलर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, सबका 1 मोलल देगा, इक्वल मोलरिटी या मोलालिटी या मोलर सॉल्यूशन देगा, तभी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मोलरिटी अलग होगा तो फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए यहाँ 1 मोलर देता है या 1 मोलर। तो ये 1 मोलर है। ठीक है, तो यहाँ भी बात वही हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही है यहाँ पे। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत पूछता है, और बस एक ही की कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ आयंस, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, ठीक है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा, वाटर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ही, तो इसमें नंबर पार्टिकल 1 रह जाएगा। इसका डिसोसिएशन होगा सॉल्यूशन में, तो 3 क्लोरीन आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन, कुल मिला के 4 आयन। इसमें 2 क्लोरीन आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन, कुल मिला के 3 आयन। इसमें भी 2 क्लोरीन आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन, कुल मिला के 3 आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो सबसे ज़्यादा बी में है, इसलिए 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। बच्चा बढ़िया से तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को, ठीक है, इतना मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप लोग का लाइक ही नहीं आता है।